हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे दुनिया को हैरान करके रख दिया है। भारत आज दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। एक वैश्विक सर्वे ने खुलासा किया है कि 88% भारतीय बहुत या कुछ हद तक खुश हैं। फ्रांसीसी रिसर्च फर्म इप्सोस ने 30 देशों में लगभग 24,000 लोगों से बात की। इस सर्वे में भारत शीर्ष पर है, लेकिन जापान 27वें स्थान पर लुढ़क गया। केवल 12% जापानी बहुत खुश हैं और सिर्फ 13% अपनी जिंदगी की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। यह किसी भी देश का सबसे कम स्कोर है। दूसरी ओर 74% भारतीय अपनी जिंदगी से खुश हैं। जापान, जो कभी आर्थिक ताकत का प्रतीक था, आज भावनात्मक और सामाजिक मंदी से जूझ रहा है। टोक्यो में टेम्पल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हिरोमी मुराकामी कहती हैं कि दशकों तक महंगाई शून्य थी, लेकिन अब अचानक आसमान छू रही है। 2025 में महंगाई 12.2% तक पहुंच सकती है। मजदूरी नहीं बढ़ी, जिससे बुजुर्गों की पेंशन कम पड़ रही है। नौजवान भी हताश हैं। मुराकामी ने बताया कि उनकी एक 19 साल की छात्रा ने कहा कि वह बर्बाद है। उसे लगता है कि जिंदगी बस नौकरी, लंबे घंटे काम, टैक्स और पेंशन सिस्टम में पैसे डालने तक सीमित है। उसे भविष्य में कोई उम्मीद नहीं दिखती। राजनीतिक उदासीनता और टूटता भरोसा जापान की उदासी का एक बड़ा कारण है। राजनीतिक व्यवस्था, नौजवानों को लगता है कि नेता उनकी बात नहीं सुनते, इससे वे और उदासीन हो रहे हैं। सर्वे में जापानियों ने काम, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिकता, रोमांस और मानसिक स्वास्थ्य में कम संतुष्टि दिखाई। उन्हें खुशी सिर्फ दोस्ती, मकान और अल्पकालिक वित्तीय स्थिति से मिलती है। परिवार और बच्चे या प्यार और सम्मान उनके लिए खुशी के सबसे बड़े स्रोत हैं। जापान में ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। लोग अपनी निराशा खोलकर बयान कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने याहू न्यूज पर लिखा कि टोक्यो में मकान खरीदना असंभव है, पेंशन से जिंदगी नहीं चलती और आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। जापान लोगों को दुखी करने के लिए बना है। एक और शख्स जो 30 के दशक में है और औसत से कई गुना ज्यादा कमाता है, ने कहा कि वह संतुष्ट नहीं है। वह सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी ओर भारत खुशी की मिसाल बन रहा है। कोलंबिया और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों में भी आशावाद बढ़ रहा है, लेकिन भारत सबसे आगे है। भारतीय अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं और भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। यह भारत की जीवंत संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का कमाल है। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। इसके साथ ही एक दूसरे रिपोर्ट में भारत को लेकर एक और धमाकेदार खुशखबरी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वैश्विक कारखाने में बदल रहे हैं। अरबों डॉलर के सस्ते आईफोन और दवाओं के बाद अब भारत हथियारों की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। रॉयटर्स की सनसनीखेज रिपोर्ट बताती है कि भारत ने गरीब देशों को मिसाइल, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत खरीदने के लिए सस्ते कर्ज देने की योजना बनाई है। यह भारत का वह दांव है जो रूस के पारंपरिक हथियार बाजार को हिलाकर रख देगा। यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत अब अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सरकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की क्षमता का विस्तार हो रहा है ताकि कमजोर क्रेडिट और राजनीतिक जोखिम वाले देशों को लंबी अवधि के सस्ते कर्ज दिए जा सकें। 2 भारतीय अधिकारियों और 3 उद्योग सूत्रों ने रॉयटर्स को यह खुलासा किया है। भारत खास तौर पर उन देशों को निशाना बना रहा है जो दशकों से रूस के हथियारों पर निर्भर है। यह भारत की वह रणनीति है जो वैश्विक भू राजनीति को नया रंग देगी। 4 भारतीय अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली विदेशी मिशनों में रक्षा अताशे की संख्या तेजी से बढ़ाएगी। यह उस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसमें सरकार खुद कुछ हथियार सौदों पर बातचीत करेगी। 15 सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने कहा कि भारत सरकार विदेशी खरीदारों को लुभाने और फंडिंग में खुद को शामिल कर रही है। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि दुनिया फिर से हथियारों की दौड़ में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत रक्षा निर्यात बढ़ाने की राह पर है। भारत ने छोटे हथियारों में जबरदस्त सफलता हासिल की है। अब तो अमेरिका भी भारतीय तोपों का खरीदार बन रहा है। 2023 से 2024 के वित्तीय वर्ष में भारत ने $14.8 बिलियन के हथियार बनाए, जो 2020 से 62% ज्यादा है। भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक हथियार निर्यात को दोगुना करके $6 बिलियन किया जाए। हाल के वित्तीय वर्ष में $3.5 बिलियन का लक्ष्य थोड़ा चूक गया, लेकिन निर्यात ने भारी उछाल आया है। भारत सस्ते हथियारों से वैश्विक मांग को पूरा कर रहा है। 155 मिलीमीटर तोपखाना गोला बारूद भारत $300 से $400 में बनाता है, जबकि यूरोप में यह $3,000 से ज्यादा का है।
भारतीय कंपनियों ने हॉवित्जर $3 मिलियन में बेचे हैं। यह कीमत यूरोपीय हथियारों से आधी है। भारत की यह रणनीति फ्रांस, तुर्की और चीन को कड़ी टक्कर देगी, जो सस्ते कर्ज के साथ हथियार बेचते हैं। भारत ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के जरिए कर्ज देने का फैसला किया है, जिसका 2023 से 2024 में $18.32 बिलियन का ऋण पोर्टफोलियो था। भारतीय बैंक जोखिम भरे देशों को हथियारों के लिए कर्ज देने से हिचकते हैं। एक भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस वजह से भारत लंबे समय तक फ्रांस, तुर्की और चीन से पीछे रहा। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इस कमी को पूरा करेगा। भारत ने इस साल जनवरी में ब्राजील में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की शाखा खोली। भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने की डील कर रहा है। ब्राजील की सेना ने रॉयटर्स को बताया कि आकाश मिसाइल के डेवलपर्स ने जानकारी दी है, लेकिन खरीद का फैसला नहीं हुआ। भारत और ब्राजील युद्धपोत निर्माण के लिए भी तैयार है। यह भारत की वैश्विक हथियार बाजार में बढ़ती ताकत का सबूत है। रूस का यूक्रेन युद्ध भारत के लिए मौका बना। रूस अपनी युद्ध जरूरतों के लिए हथियार बना रहा है, जिससे उसके पुराने ग्राहक विकल्प तलाश रहे हैं। भारत, जो पश्चिम और रूस दोनों की तकनीक का इस्तेमाल करता है, अब इन देशों की पसंद बन रहा है। क्या भारत रूस को हथियार बाजार में पछाड़ देगा? यह सवाल वैश्विक मंच पर गूंज रहा है। भारत की तरक्की को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में बदलाव की लहर तेज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा फिर से गूंज रहा है। इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के अध्यक्ष तारिक अल-बनई ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अगर परिषद का विस्तार होता है तो भारत एक स्थायी सीट का सबसे बड़ा दावेदार होगा। भारत आज वैश्विक मंच पर चमकता सितारा है। 193 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज हर किसी का प्रतिनिधित्व करती है। यह खबर भारत के बढ़ते कद का ऐलान है। अल-बनी ने कहा कि अगर परिषद की सदस्य संख्या 21 से बढ़कर 27 की जाती है तो भारत निश्चित रूप से दावेदार होगा। यह फैसला व्यापक सहमति पर निर्भर करेगा। सुधार की राह जटिल है, लेकिन कदम मजबूत है। 1965 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन 80 साल से ज्यादा समय से परिषद का ढांचा जस का तस है। अब इसे अगली सदी के लिए तैयार करना होगा। यह समावेशिता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावशीलता, लोकतंत्र और जवाबदेही पर आधारित होगा। कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि अल-बनई ने बताया कि परिषद में 21 से 27 सदस्यों की बात चल रही है। भारत हमेशा टेक्स्ट आधारित वार्ता की वकालत करता रहा है। इस सत्र में सदस्य देशों की गति देखकर अल-बनई उत्साहित है। सुधार के लिए साहस और रचनात्मकता चाहिए। सभी देशों की भागीदारी जरूरी है ताकि सुधार के मुख्य बिंदुओं पर सहमति बने। अल-बनई ने कहा कि 2030 तक सुधार होगा या बाद में, यह कहना मुश्किल है, लेकिन वे आशावादी हैं। बाधाओं को तोड़ना होगा क्योंकि देश समझ रहे हैं कि शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों के लिए नया रास्ता चाहिए। एक बेहतर संयुक्त राष्ट्र हमारा लक्ष्य है और सुरक्षा परिषद का सुधार इसका अहम हिस्सा है। भारत ने बार बार सुधार की मांग की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ग्रुप ऑफ 4 की ओर से कहा कि मौजूदा संयुक्त राष्ट्र पुराने युग की निशानी है। भू राजनीतिक हकीकतें नई संरचना मांगती है। परिषद की सदस्यता 15 से बढ़ाकर 25 या 26 होनी चाहिए। इसमें 11 स्थायी और 14 या 15 अस्थायी सदस्य होंगे। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।